हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम संसदीय शासन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संघवाद के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे हमारे देश में जो है विभिन्न स्तर की सरकारें किस तरह से काम करती है, कौन कौन किस ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है और जिन पर राज्य सरकार निर्णय लेती है। इस वीडियो में हम जो दूसरा हमारा मुख्य लक्षण है हमारे संविधान का, वो है संसदीय शासन पद्धति। उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पहली बात कि संसदीय शासन पद्धति का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम नाम से स्पष्ट होता है, संसदीय शासन पद्धति। पद्धति का मतलब है सिस्टम, शासन का मतलब है गवर्न करना, चलाना, रूल करना, और संसदीय का मतलब होता है संसद, पार्लियामेंट। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है जो जिसमें हमारी एक संसद होती है। संसद में हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ जाकर बैठते हैं और कानून नियम बनाकर हमारे देश को, हमारे देश के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब हमारे देश का विजन देखते हैं वो लोग जो हमारे द्वारा चुने हुए रहते हैं, और वहाँ जाकर हमारे देश के संबंधित में, हमारे देश के संबंध में, हमारे देश के हित के संबंध में निर्णय लेते हैं। तो ये होती है संसदीय शासन पद्धति। अब इसको पढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। शासन का एक ऐसा स्वरूप जो संसद पर आधारित हो वो क्या कहलाता है? संसदीय शासन पद्धति। अब संसद क्या होती है? संसद देखिए, दिल्ली में हमारी जो संसद है वो दिल्ली है, लोकसभा बोलते हैं। तो संसद होती क्या है? संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब संसद में होते कौन है? जैसा कि मैंने बताया, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं वो संसद होती है। ठीक है। अब हम इन प्रतिनिधियों को कैसे चुनते हैं इसको आगे देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रतिनिधि कौन चुनता है। ये प्रतिनिधि हम चुनते हैं। कैसे? हमें ये अधिकार कौन देता है? हमारे भारत का संविधान। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को। अब आप सोचेंगे कि वोट कौन डाल सकता है, हम तो नहीं डालते हैं। तो बेसिकली वयस्क नागरिकों का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझिए। वयस्क का मतलब होता है, भारतीय संविधान में एक उम्र सीमा, एक आयु सीमा तय की गई है कि इस उम्र से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, और वही वयस्क नागरिक वोट डालने का अधिकार रखेगा। तो वयस्क नागरिक कौन होता है हमारे देश में? 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होता है वो वयस्क नागरिक माना जाता है हमारे देश में, और उसी को वोट डालने का अधिकार होता है। तो भारत का संविधान ये अधिकार देता है, और इस अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान होती है कि किसी देश में उस देश के नागरिक को, किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी पेशे से हो, कोई भी काम करता हो, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष हो, वो किसी भी पेशे का हो, उसे वोट डालने का अधिकार होता है। आयु सीमा नहीं देखी जाती है, 18 साल से ऊपर है तो उसे किसी भी तरह से वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, और ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी निशानी होती है कि हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम हमारी संसद में देखना चाहते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री से हमने सीखा है, हमारे साथ जो पिछले सालों में जो हो चुका था अंग्रेजी शासन के दौरान, कि वहाँ पर लोगों को अपनी आज़ादी नहीं थी। लोगों, अब राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में राजा होता है, राजा का बेटा शासन करता है, उसके बाद अगला बेटा शासन करता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम जिसको चाहते हैं, जो हमारे देश का विकास करता है, हमें लगता है कि ये हमारे देश का विकास कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, हम उन्हें चुनकर आगे भेजते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। अब ये जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो हम खुद चुनते हैं और सीधे तौर पर चुनते हैं। कब चुनते हैं? जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन दो टाइम पे होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। एक होते हैं लोकसभा के इलेक्शन और एक होते हैं विधानसभा के इलेक्शन। इन दोनों इलेक्शंस में हम अपने वोट डालते हैं। हमारा वोट, तो सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिलता है, जिन लोगों को मिलता है, वो वहाँ जाकर हमारे देश के संबंधी निर्णय लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हर व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है। अब इसमें एक ऐड पॉइंट क्या है? हम हमारे जो प्रतिनिधि है उनको चुनकर हम आगे भेज सकते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से, हम जिन्हें पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति खुद चुनाव लड़ना चाहता है, खुद आगे जाना चाहता है, तो वो भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या वो किसी भी लिंग का हो। ठीक है। तो ये अधिकार भी हमारा संविधान प्रदान करता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जाकर चुनाव लड़ सकता है। यदि आपको लोग पसंद करते हैं तो आपको वोट मिलेंगे और आप जाकर वहाँ पर बैठेंगे, और अपने जो देश के हित में जो निर्णय होंगे उसमें आप भी एक भागीदार बनेंगे। तो दो पॉइंट्स हैं, हम चुनते हैं, हम हमारे प्रतिनिधि, हमारी भूमिका होती है, और दूसरा
हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाकर चुनाव भी लड़ सकता है, वोट भी डाल सकता है और चाहे तो खुद चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है। अब संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो बेसिकली होता क्या है, संसदीय शासन पद्धति होती क्या है? ऐसी पद्धति जो संसद पर आधारित हो। संसद क्या होती है? संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह होता है। उनका चुनाव कौन करता है? तो देश का जो नागरिक होता है, देश की जो जनता होती है, वो उनका चुनाव अपनी इच्छा से करती है। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जवाबदेह होने का मतलब क्या होता है? देश में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी होती है, देश में किसी भी तरह की कोई आपदा होती है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है उसके क्षेत्र में, या देश देश में कोई भी आपदा आती है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, या किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, तो उससे रिलेटेड, अब जैसे कि यहाँ पर कोरोना पेंडेमिक आ जाता है किसी भी तरह का, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जनता किससे जवाब मांगेगी? अपने प्रतिनिधियों से। और प्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? हम लोगों ने उन लोगों को आगे भेजा एज अ आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमने उन लोगों को आगे भेजा है। तो उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य है कि इन सभी विषयों पर हमें जानकारी प्रदान दे, हमें जवाब दे कि वो क्या काम कर रहे हैं और वो किस तरह से अपना जो प्रोसेस है वो चला रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर आगे भेजा होता है। तो बेसिकली ये है हमारी संसदीय शासन पद्धति। इसे भी हिस्ट्री से लिया गया, हिस्ट्री से सीख कर लिया गया है कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें रिपीट ना हो, सारी चीज़ें जो होती है वो नागरिकों के हक में हो, नागरिकों के अधिकार में हो। यहाँ पर भी यही है, कोई भी ऐसे ही जाकर हमारा शासन नहीं चला सकता है, जिसे हम चाहते हों वही जाकर हमारे देश का शासन चलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शक्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।